ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष सर है, सब जगह का आपको वो अपडेट दिया जाएगा। ठीक है सर, हम लोग शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पूर्णिया में घटना हो रही है या सिवान में जो घटना हुई है कल, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत से नियोजन इकाई को रद्द कर दिया जा रहा है, अभ्यर्थी काफी परेशान है सर कि अब 6 महीने बाद काउंसलिंग नियोजन इकाई की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है कि नियोजन इकाई को ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण और काफी दुखद समाचार है सर। जी अनिल जी, माइक को म्यूट कर। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और विगत कुछ दिनों से जो बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया से संबंधित कुछ न्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद है और उसमें पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान और कुछ अन्य जगहों से भी इस तरह की बातें आ रही हैं। आज पूर्णिया डीओ कार्यालय में काफी संख्या में लोग गए वहां और उनसे बात हुई है और सिवान में भी जो सिवान की महिलाएं पटना आई थी और वो अपने सचिवालय में भी गई और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी मुलाकात हुई और उन्होंने निवेदन किया कि सर जो काउंसलिंग 6 महीना पहले हो चुकी है और उसको अभी किसी न किसी कारण के आधार पर उसको रद्द किया जा रहा है, तो ये सर न्यायोचित नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो काउंसलिंग जुलाई या अगस्त महीना में हुई और अभी तक उसको NIC पर अपलोड नहीं किया गया, दूसरी पॉइंट। और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि जो 17 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में काउंसलिंग होने वाली है उसका अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन सर अभी तक नहीं हुआ है। आज 10 तारीख हो गया है। इन 3 मुद्दा पर चूंकि सचिवालय में जाने से पहले सिवान के जो जिलाध्यक्ष हैं सौरभ जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके और वो जो महिला अभ्यर्थी थी, उन चयनित अभ्यर्थी थी, उनसे हमारी मुलाकात करवाई। मैंने उनको सारा दिशा निर्देश भी दिया और चूंकि आज मैं दिन भर कुछ निजी कारणों से, अपना व्यक्तिगत कारणों से मैं काफी परेशान था, इसलिए मुख्य रूप से जो बहाली से संबंधित जो आज प्रक्रिया जो भी आज हुई उससे थोड़ा हम अपने आप को अलग थे। बहुत जरूरी हमारे साथ ऐसी कुछ बातें हो गई हैं जिसके कारण हम आज व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाए, सचिवालय में भी हम नहीं जा पाए और हमें केस की सुनवाई तो वहां पर भी हम नहीं गए। तो इस तरह की जो चीजें वहां पर हुई, तो वहां पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के यहाँ ये लोग दोपहर में करीब 1 बजे के लमसम, 1 बजे के लमसम ये लोग गए थे, लेकिन वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा था। काफी संख्या में गई थी, लेकिन 2 महिलाओं को इजाजत मिली कि उन्होंने कहा कि हमें एप्लीकेशन देनी है। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के यहाँ गई तो वहां पर भी कहा गया कि सर अभी मीटिंग में है, अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा 4 बजे के बाद वो मिलेंगे, आप घबराइए नहीं, वहां पर बैठे रहिए। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से अंत में उनको मिलवाया गया और उन्होंने सारी बातों को रखा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का कहना है कि बिल्कुल जो आप बोल रही हैं मैं इसको बहुत ही संज्ञान में लूंगा और मैं वहां का जो DO है, DPO है, DM है, मैं उनसे भी बात करूंगा और जो उचित होगा, अगर सही में वहां पर किसी तरह की धांधली नहीं हुई है तो वहां रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सच्चाई होनी चाहिए, जैसे आपने एक पक्ष को रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम भी वहां के भी पक्ष जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। और जब ये समझ में आएगा कि नहीं वहां पर गलत तरीका से रद्द किया जा रहा है तो उसमें हम संज्ञान लेंगे और उसको हम रद्द होने से रोकेंगे।
ये उन्होंने आज आश्वासन दिया है। उसी तरह से पूर्णिया में काफी गहमा गहमी माहौल रहा, वहां भी जाकर के डीओ कर जाने में काफी संख्या में हंगामा हुआ, काफी हंगामा हुआ और डीओ को ये कहा गया कि आनंद फानन में इतने नियोजन इकाई को रद्द करना कहीं भी उचित नहीं है। तो इस तरह से हम भाइयों से निवेदन करेंगे, खास तौर से जो पूर्णिया का जो कोर टीम या हमारे संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं और वहाँ के जो कोर टीम के जो सक्रिय सदस्य हैं, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस मामला को वहाँ देखें। बहुत ही दुखद बात है, वहाँ से कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि आपकी कोर टीम के और जिलाध्यक्ष कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। तो आप लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पर? आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है, मैंने कल परसों मैंने जिलाध्यक्ष का नंबर भी माना रोशन जी ने मुझे दिया था, लेकिन क्योंकि हमारी बातें नहीं हो पाई थी जिलाध्यक्ष से, सौरभ जी से हमारी बात हुई, गोपालगंज में जो थे अब्दुल सत्तार, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उनको तो जिलाध्यक्ष बना दिया गया है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, कभी उनको देखते ही नहीं है। तो पूर्णिया में जो जिलाध्यक्ष है उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई ऐसे मौके पर आप अभ्यर्थियों को साथ दीजिए जो सही चीज है। अब बहुत से लोग फोन करके कह रहे हैं कि इस मुद्दा को बहुत उछाला जा रहा है, इससे बहुत तरह के गति होगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाई, मुद्दा उछाला नहीं जा रहा है, ये मुद्दा क्या यहाँ पर लाइव आकर बोलने से मुद्दा उछल जा रहा है? लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं कि जो जिनवन चीजें हैं वो होनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर डीओ गलत करेगा, डीपीओ गलत करे तो चुपचाप बैठा जाए, नहीं बोला जाए। बहुत से भाइयों का कहना है कि आप लोग इस मुद्दा को बहुत उठा रहे हैं ताकि इसको और लोग भी सजग हो जाएंगे, और लोग भी कंप्लेन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जहां पर दिक्कत है वहां तो भाई संगठन है, और संगठन है तो संगठन के एक दायित्व भी होता है। संगठन का दायित्व है ना कि भाई अगर इस तरह की बातें होती है तो इसको उस पर हम लोग भी कुछ संज्ञान ले। कम से कम वहां के जो अभ्यर्थी उनको तो साथ देना होगा ना। अब सिवान की बात था तो सिवान में वहां उन लोगों ने काफी पॉजिटिव ढंग से काम किया, और देखिए वहां की कितनी तत्पर महिला है। सिवान से चली आई और जाकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से जाकर मिली, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से ही नहीं मिली, हमें लगता है कि रंजीत सर से भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं वहां पर ये मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव महोदय और रंजीत सर को मैं ट्वीट हमेशा, आज भी मैंने ट्वीट किया कि सर इसको देख लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत को सही कर दिया जाए। मेरा ये कहना है कि जो गलत है तो गलत है, और जो सही है वो सही है। उसको निर्दोष लोगों को आप बलि का बकरा आप नहीं बना। अगर वहां पर कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी वहां के नियोजन इकाई को भी माना जाए। सारी चीजों को जो है केवल अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बनाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कमी हुई है तो किसके कारण कमी हुई है? आप वहां क्या कर रहे थे? आज आपको 6 महीना के बाद आपको नींद खुली। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं तो जो सिवान से जो महिला आई थी, मैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो इतनी हिम्मत होकर के बेचारी आई यहाँ पर और आकर के मिली। जो ये पैंडेमिक स्थिति है सचिवालय में, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन गेट पर इन्होंने काफी निर्णय विनय करके अंदर गई, जाकर बात की। पहली बार प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के बाद पास आज पहली बार कोई ना कोई एक आवेदन गए। और ये लोग ये नहीं कहिए, इनका क्या नाम है कि सर 6 महीना के बाद भी वहां पर बार बार इस चीजों को जांच के लिए आदि हुआ, फिर जांच भी हुआ, सब में सही पाया गया, फिर भी LIC को अपलोड नहीं किया गया, और अब कहा जा रहा है कि हम तुरंत अब कल या परसों उसको रद्द करेंगे। तो सर उसको देख लिया जाए। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने भी कहा कि अगर वहां पर कोई भी पदाधिकारी या चीजों को हम देखें, चीजों को हम देखेंगे और उसको जो उचित होगा, जो न्यायोचित होगा, वही काम हम करेंगे। आप घबराइए नहीं। तो ये कम से कम उनके संज्ञान में तो गया, ये अच्छी बात है। और
एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि भाई तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाए, नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाए। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं लगे हुए कि आज भी एक पत्र ग्रुप में चल रहा, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण इसको काउंसलिंग नहीं की जाए। अब बताइए, सरकार को तो सरकार कह रही है हर हालत में करेंगे, और आप वहां जाके एप्लीकेशन अगर देने का काम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए कोरोना के कारण, ये तो बहुत गलत बात है। अरे भाई, इसको आप काउंसलिंग को, ये लोग कौन है वो हमको नाम भी आपको पता चल गया, नाम भी आपको पता लगा है कि कौन आदमी का काम है। अब इस तरह के काम यहाँ हो रहा है भाई। अरे काम पॉजिटिव चल रहा है, सरकार शाबाशी देना चाहिए। सरकार तो आपको बिल्कुल कह रही कि किसी हालत में हम काउंसलिंग कराएंगे, किसी भी हालत में हम नियुक्ति पत्र देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम कर रही। तो आप बीच बीच में इस तरह का आवेदन देने का कौन ही कैसा ये लोग व्यक्ति है, क्या ये लोग की सोच है, जरा सोचिए इस बात को। अरे सरकार करने जा रही है, सब काम हो रहा है, इलेक्शन होगा, तो ये काम क्यों नहीं? ये भी तो काम सरकार समझ रही है, इसको करना जरूरी है। नियुक्ति पत्र का भी काम कर रही है सरकार, वो भी बोलिए कि एकदम हर हालत में हम 25 फरवरी को देंगे। तो इस पर पॉजिटिव वे में काम होना चाहिए, और इसको ले जाकर के चिट्ठी पत्री का पता नहीं कौन लिखा है, काट किया, और उसको फिर ग्रुप पे दौड़ रहा। बताइए, ये गलत है ना। तो हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे कोर टीम के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, वो कोर टीम के सक्रिय सदस्यों के साथ वहां मॉनिटरिंग करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मान लीजिए वहां पर कुछ गलती हो रही है, आप डीओ से मिलिए। अभी अभ्यर्थी गए थे वहां पर, आप लोग के साथ जाना चाहिए था ना, तो आप लोग गए नहीं। जैसे सौरभ जी सिवान में गए, तो इस तरह का चीज होना चाहिए ना। अब आप अध्यक्ष बने हुए, आपको चयन हो गया तो आप घर बैठ गए, ये बहुत ही गलत बात है। और कोर टीम के जितने भी वहां के सक्रिय सदस्य पूर्णिया का, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस चीज को देखिए। वहां पर अगर गलत है तो उसको वहां पर डीओ से मिलिए कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए जी। हमारे साथ अमित जी भी, कई जगह देखा जा रहा है कि बीएड वाले को 1 to 5 में भी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आर्मी का भी नोटिफिकेशन आया, और वहां पर भी 1 to 5 में एलिजिबल किया गया है। अभ्यर्थियों के मन में काफी संदेह चल रहा है इस मैटर को लेकर, और आज भी उसकी हियरिंग होनी थी हाईकोर्ट में। तो क्या कुछ अपडेट है सर इसको लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों में कहीं समाचार को लेकर के बहुत सारे फोन आए, लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या हुआ आज का हेयरिंग में। क्योंकि ये कह सकते हैं आपकी जितने भी हमारे बीएड के भाई हैं जो 1 से 5 में जिनका एलिजिबिलिटी है, जिनका काउंसलिंग हो रखा है, जो चयनित हैं, तो सब कहीं न कहीं इस बात से घबराए हुए हैं। वो सब एलिजिबल हैं। एनसीटी ने जो एक्ट बनाया है, गजट बनाया, उसके आधार पे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, और उन्होंने सीटेट पास करके यहाँ पे आया है और वो दावा किया है और उनका काउंसलिंग हुआ है। लेकिन फिर भी आज बेचारे डर रहे हैं। डरने का कारण आप देख रहे हैं कि आपस में बेवजह, ने भी एक चीज जिक्र किया आपके सामने कि कुछ लोग हैं, बताइए कि वो कौन अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो काउंसलिंग के खिलाफ है। तो क्या वो अभ्यर्थी है? पहले तो सवाल यही उठता है। अगर सरकार करवाना चाहती है, सरकार बड़े बड़े एग्जाम्स करवा रही है, मान के चलिए कि 15 लाख एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, उसको कंडक्ट करवाना आसान है, तो हमारे 10-5 हज़ार जब अभ्यर्थी बैठेंगे उसमें क्या हो जाएगा भाई। तो हमारे बीच में से अगर कोई अभ्यर्थी उठ करके काउंसलिंग को रोकने, बाधित करने, कोरोना का हवाला देकर के अगर ऐसा कोई आवेदन देते हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। और अगर वो अभ्यर्थी हैं तो वो कह सकते हैं कि एक प्रकार का वो बहाली को अवरोधक, बहाली को बाधक बनने वाले, वो हर बहाली में शुरू से लेकर के 2012 से आज तक उनका वही पेशा रहा है कि बहाली निकला 5 ठो केस कर दीजिए, केस के नाम पे 2 भाई को लड़ा दीजिए, लड़ा करके आप चंदा इकट्ठा कर लीजिए, उस चंदा में से अपना रोटी सेक लीजिए, अगली बहाली तक का आपका पैसा आ गया। तो वो ऐसे लोग हैं, क्योंकि कोई हमें नहीं लगता 94,000 बहाली में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया वो एक अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो गया है या जिनका नहीं हुआ है, चयनित अचयनित दोनों चाहते हैं कि अभी काउंसलिंग हो जाए जो समय इन्होंने दिया है। सबको इतना समय बीत गया तो लग रहा है कितना देर हो गया। सब इतना व्याकुल थे कि लग रहा था कि जनवरी के
प्रथम सप्ताह में अगर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चूंकि सरकार ने जिस प्रकार से जो है बहाना बना करके कि नहीं संभव नहीं है करके, और इसको जो है तीसरे चौथे सप्ताह में लेके गई है, और उसमें भी देखिए अभ्यर्थियों का क्या कैसा खेल है कि वो इसमें भी काउंसलिंग नहीं होने के पक्ष में आवेदन दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से एनसीटी केस में भी है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीटी केस में जो है बीएड वाले जो हमारे जितने भी साथी हैं, वो उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो जबरदस्ती नहीं घुसे बहाली में, है ना। उनकी एलिजिबिलिटी जो है एनसीटी जो शिक्षक बनाने के लिए क्या योग्यता है, बनने के लिए क्या योग्यता है जो तय करता है, तो उन्होंने तय किया हुआ है। तब उसके आधार पे बिहार सरकार ने उनसे गाइडलाइन जो प्राप्त हुआ उसी के आधार पे बनाया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हुए बेवजह जाकर के कोर्ट में मामला को लटकाना, फटकाना, बहाली को लंबित करना